नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। जेएनजी के काठमांडू आंदोलन ने पूरे नेपाल को हिला करके रख दिया है। खबर आ रही है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली देश छोड़ सकते हैं। उनके मंत्रिमंडल के एक एक सहयोगी इस्तीफा दे रहे हैं। आज भी ये आंदोलन चल रहा है और कल के मुकाबले काफ़ी उग्र होता दिख रहा है। अभी तक इसमें 20 यूथ मारे गए हैं और 500 से अधिक घायल हैं। सबसे बड़ा सवाल कि इस आंदोलन का कोई चेहरा नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए ही ये आंदोलन का संदेश फैला था और अब वो आंदोलन जब सामने आया तो कोई टिक नहीं रहा है। विपक्षी दलों ने समर्थन तो दिया है, लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि जेएनजी का आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन बन जाएगा। ऐसे में ये भी सवाल उभरता है कि बिना नेतृत्व का कोई भी आंदोलन ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता है। इसका नेतृत्व किसने किया? क्या सब सोशल मीडिया के जरिए हुआ? तो एक नाम उभर करके आ रहा है बालेन शाह का, जो काठमांडू के मेयर हैं। उनसे लोग सोशल मीडिया पर अपील कर रहे हैं कि इस्तीफा देकर नेतृत्व करें। नेपाल में जब भी वैकल्पिक राजनीति की बात होती है तो बालेन शाह का नाम उभर करके आता है। बालेन शाह आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं। वो रैपर रहे हैं। काम में तो उनका कोई खास प्रभाव नहीं दिखा मेयर के रूप में, लेकिन वह सत्ता के खिलाफ बोलते हैं और खूब बोलते हैं। बालेन शाह ने कहा था कि सिंह दरबार में आग लगा देंगे। कोई भी जिम्मेदार नेता ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन उन्हें ऐसा बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसी भाषा और इस तरह के व्यक्तित्व से परेशान भीड़ बहुत आकर्षित होती है। असल में बालेन शाह ने 7 सितंबर को एक पोस्ट डाली थी जिसमें लिखा था, कल 8 सितंबर की रैली साफ तौर पर जेएनजी की है। मैं 28 साल से कम उम्र का हूं, लेकिन अब मैं उनकी तुलना में बूढ़ा दिखता हूं। मैं उनकी इच्छा, मकसद और सोच समझना चाहता हूं। कल की इस रैली में कोई भी पार्टी लीडर, कार्यकर्ता या सांसद अपने निजी फायदों के लिए शामिल नहीं होगा। उम्र के कारण मैं जा नहीं सकता, लेकिन मेरी पूरी सपोर्ट है। आंदोलन को लेकर के एक और सोशल मीडिया पोस्ट काफ़ी वायरल हुआ जिसमें लिखा गया है कि ये हम सभी जेएनजी का आंदोलन है। यहाँ किसी को लीडर नहीं बनाया जाता और कोई नेता बनने की कोशिश भी ना करे। सभी युवा नेता हैं। कोई भी मौके की तलाश में खुद को आगे दिखाने का काम बिल्कुल न करे। कोई एक्टर, नामी पर्सनालिटी, लीडर यहाँ ना आए। अगर सच में सपोर्ट करना है तो यूथ के साथ लाइन में लग कर आए। ये किसी का भी प्रचार मंच नहीं है। ये आंदोलन हमारे भविष्य, हमारी आवाज़, हमारी आन बान शान के लिए है। कोई हिंसा नहीं, कोई नफरत नहीं, बस शांतिपूर्ण आवाज़ उठेगी। बताया जा रहा है कि इस पोस्ट को 21,000 से ज़्यादा बार शेयर किया गया। लाखों यूजर्स ने इस पर रिएक्ट किया और कमेंट की तो बाढ़ आ गई, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को पहुंचने की अपील की गई। इसके साथ स्टॉप करप्शन, जेएनजी नेपाल, वेकअप नेपाल, एनफ इज एनफ, ये हैशटैग वायरल हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जेएनजी ने ये आंदोलन सोशल मीडिया पर बैन की वजह से शुरू किया या इसके पीछे कोई और वजह है? तो आपके बता दें कि नेपाल योजना आयोग के पूर्व सदस्य हैं गणेश गुरंग। वो काठमांडू में नेपाल इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज नाम से एक संस्था चलाते हैं। उन्होंने काफ़ी स्टडी किया है। उनका कहना है कि यहाँ का नौजवान बेरोजगारी की चपेट में है। नेपाल के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन एम्प्लॉयमेंट के अनुसार यहाँ से हर दिन औसतन 2200 यानी 2200 लोग खाड़ी देशों में जाते हैं और मलेशिया और दक्षिण कोरिया जा रहे हैं। मित्र देश भारत में जाने वालों की संख्या इसमें शामिल नहीं है। नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए इनकी कमाई लाइफलाइन है। इन नेपालियों की कमाई देश की जीडीपी का 28% है। नेपाल कृषि का जीडीपी में सिर्फ 25% कंट्रीब्यूशन है, जबकि पर्यटन का महज 7%। नेपाल के कुल 40 लाख लोग विदेश में काम कर रहे हैं और इनमें भारत में काम करने वाले लोग शामिल नहीं हैं। कुल मिलाकर इस आंदोलन के 3 कारण बताए जा रहे हैं। पहली वजह युवाओं में फैली बेरोजगारी और इसके लिए सरकार की तरफ से कोई खास प्रयास भी नहीं दिखा। दूसरी वजह करप्शन।
करप्शन इतना कि युवा ये देख रहे हैं कि वो किस तरीके से सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं और नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और लैविश जीवन बिता रहे हैं। उन्हें देख करके युवाओं में कुंठा पैदा होती है कि वो तो पाई पाई के लिए मर रहे हैं और इनका जो जीवन है वो लैविश है। नेताओं को क्या फ़र्क पड़ता है कि युवाओं को न्याय मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। रोजगार में भी करप्शन, हर चीज़ में करप्शन, और सरकार से अपील करो तो उसका कोई असर नहीं होता। तीसरी वजह ये सब युवाओं में अभी चल ही रहा था, फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं, कि इसी बीच में ओली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर के सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। इस घटना ने आग में घी का काम किया। युवा जुटे, शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए जोश बढ़ता चला गया। कोई नेता था नहीं, लिहाजा बाद में उन्हें जो मन में आया वही किया, और दूसरे दिन जबकि सोशल मीडिया बैन को ख़त्म कर दिया गया, फिर भी वो रुके नहीं, थमे नहीं और ओली के इस्तीफे की मांग पर अड़ गए। अब उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी इस्तीफा दे रहे हैं। हेलीकॉप्टर लगातार उनके जहां पर उनका निवास है मंत्रियों का और प्रधानमंत्री का उड़ रहा है, और खबरें आ रही है कि वो देश छोड़ सकते हैं। एक खबर ये भी आ रही है कि शाम को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, उसमें वो इस्तीफा दे सकते हैं। देखने वाली बात ये है कि अचानक नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह जल उठा है, उसमें पानी कब पड़ता है और ये आक्रोश कैसे थमता है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।